मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, एमए उत्तरार्ध, तृतीय प्रश्न पत्र में अध्यापन कराते हुए आज मैं विश्व भाषाओं का वर्गीकरण इकाई के अंतर्गत भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण की चर्चा करने जा रही हूँ। पारिवारिक वर्गीकरण अर्थात जेनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी इससे पूर्व के वीडियो में हमने क्रमशः आकृतिमूलक वर्गीकरण के विभिन्न भेदों उपभेदों का उदाहरण सहित अध्ययन किया था। इस पारिवारिक वर्गीकरण में जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ तत्व और रूप तत्व अर्थात संबंध तत्व की समानता को आधार बनाकर भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है वह पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। इस वर्गीकरण के द्वारा उन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार में रखा जाता है जो किसी एक ही मूल भाषा से विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए मूल भारोपीय भाषा से विकसित भारत और यूरोप में बोली जाने वाली सभी भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार में रखी जाती हैं। यही कारण है कि कुछ विद्वानों ने इस वर्गीकरण को ऐतिहासिक वर्गीकरण भी नाम दिया है, अर्थात हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन भी इसे कहा है, जो सामान्यतः उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भाषाओं के वर्गीकरण के प्रसंग में परिवार शब्द का प्रयोग रूपक के रूप में किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार एक ही परिवार में उत्पन्न मानव परिवार में उत्पन्न माता के पुत्री और पुत्री से नातिन उत्पन्न होती है, उसी प्रकार एक भाषा से कालांतर में अन्य भाषाएं विकसित होती हैं। किंतु मानव परिवार तथा भाषा परिवार में एक बहुत मूलभूत अंतर होता है। मानव परिवार में माता से पुत्री या पुत्रियां और पुत्रियों से उनकी पुत्रियां नवीन व्यक्ति के रूप में जन्म लेती हैं और माता, पुत्री और उनसे उत्पन्न संतानें एक साथ ही या एक समय जीवित रह सकती हैं। जैसा कि हम सामान्यतः देखते हैं कि किसी किसी परिवार में एक साथ परिवार के 1, 2, 3 और यहाँ तक कि 4 पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं। परंतु भाषा परिवार में एक मूल भाषा से दूसरी भाषा का नवीन रूप में जन्म नहीं होता, अपितु मूल भाषा ही नवीन भाषा के रूप में विकसित या परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भाषा परिवार में मूल भाषा तथा उससे विकसित भाषा अथवा भाषाएं एक समय में साथ साथ नहीं रह सकती। तात्पर्य ये कि जिस काल में जिस भाषा का प्रयोग और प्रचलन रहता है वही भाषा कालांतर में जब दूसरे रूप में विकसित होती है तो वह भाषा दूसरे रूप में अथवा दूसरी संज्ञा से पुकारी जाती है। उदाहरण के लिए जब वैदिक भाषा से संस्कृत भाषा का उदय हुआ, विकास हुआ, तो वैदिक भाषा व्यवहार से बाहर हो गई। इसी प्रकार संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं के विकसित होने पर उससे पूर्व की भाषाएं व्यवहार की या बोलचाल की भाषाएं नहीं रहीं तथा नवीन भाषाओं का विकास संभव हो सका। यहाँ भाषा से तात्पर्य बोलचाल की भाषा से ही है, क्योंकि बोलचाल की वैदिक भाषा से ही बोलचाल की संस्कृत तथा बोलचाल की संस्कृत से ही बोलचाल की प्राकृत आदि विकसित हो सकती हैं। साहित्यिक वैदिक, संस्कृत, प्राकृत आदि की समकालीन जो जन बोलियां थीं वे भी सामान्यतः वैदिक, संस्कृत, प्राकृत आदि ही कही जाती हैं।
वस्तुतः किसी भी एक साहित्यिक भाषा से किसी दूसरी साहित्यिक भाषा का जन्म नहीं होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि पारिवारिक वर्गीकरण में एक ही परिवार में जन्म लेने, एक ही परिवार में गणना की जाने वाली भाषाओं को मूलतः रखा जाता है। अब हम जानते हैं कि जहाँ आकृति मूलक वर्गीकरण में प्रकृति में मिलने वाले प्रत्यय, उपसर्ग और निपात आदि से उनका वर्गीकरण किया गया था, यहाँ इस पारिवारिक वर्गीकरण के मूल आधार क्या हैं? पारिवारिक वर्गीकरण के आधार के संबंध में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का निम्नलिखित कथन यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, पारिवारिक संबंध के लिए प्रायः स्थानिक समीपता से विचार उठता है, शब्दों की समानता से विचार को पुष्टि मिलती है, व्याकरण साम्य से विचार वादरूप हो जाता है और यदि ध्वनि साम्य भी निश्चित हो जाए तो संबंध पूरी तरह से निश्चय कोटि को पहुंच जाता है। यदि व्याकरण साम्य न मिलता हो तो विचार कोटि से ऊपर नहीं उठ पाता। तात्पर्य ये कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपने कथन से ही भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के सभी आधारों को यहाँ पर अभिव्यक्त कर दिया है और वे आधार हैं स्थानिक समीपता, शब्दों की समानता, व्याकरण की साम्यता और ध्वनि साम्य। लेकिन डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के इसी कथन के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने पारिवारिक वर्गीकरण के आधार के रूप में 6 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला ध्वनि, दूसरा पदरचना, तीसरा वाक्य रचना, चौथा अर्थ, पांचवा शब्द भंडार और छठा है स्थानिक समीपता या निकटता। ध्यानपूर्वक यदि हम डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के इन 6 तत्वों को डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के 4 तत्वों से मिलान करते हैं तो इनके 6 तत्व उन्हीं 4 तत्वों में अंतर्भूत हो जाते हैं। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा कथित शब्द भंडार और अर्थ नामक दोनों तत्व डॉक्टर सक्सेना के शब्द साम्य नामक तत्व में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। कारण शब्द साम्य जहाँ पर होगा किसी भाषा में, वहाँ अर्थ का साम्य होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार पद रचना और वाक्य रचना, ये दोनों तत्व भी व्याकरण साम्य में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। अतः हम यहाँ पर डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के उपर्युक्त चारों तत्व अर्थात स्थानिक समीपता, शब्दों की समानता, व्याकरण साम्य और ध्वनि साम्य के आधार पर इस पारिवारिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। हम सर्वप्रथम लेते हैं स्थानिक समीपता। यहाँ स्थानिक समीपता से हम भौगोलिक निकटता भी इसका अर्थ समझ सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जो भाषाएं आसपास के भूभागों में बोली जाती हैं वे एक ही परिवार की होती हैं। उदाहरण के लिए बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी और हमारी हिंदी भाषा। किंतु इतने पर भी स्थानिक समीपता पारिवारिक वर्गीकरण का कोई पुष्ट या ठोस आधार नहीं है। इसमें भ्रम होना संभव है। उदाहरण के लिए मराठी और तेलुगु या मराठी और कन्नड़ या तेलुगु और उड़िया यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल समीप हैं या नितांत निकट हैं और इनमें स्थानिक समीपता है, तथापि ये एक ही परिवार की भाषाएं नहीं हैं। इसके विपरीत हिंदी और अंग्रेजी में यद्यपि स्थानिक समीपता नहीं है, फिर भी ये दोनों एक ही परिवार की भाषाएं हैं, अर्थात भारोपीय परिवार की ये भाषाएं हैं। कौन? हिंदी और अंग्रेजी। निष्कर्ष यह है कि भाषाओं की स्थानिक समीपता केवल
उनकी पारिवारिक एकता की संभावना ही प्रकट करती है, किंतु केवल इसी आधार पर किन्हीं भाषाओं को एक ही परिवार की मानना नितांत भ्रमपूर्ण है या भ्रमपूर्ण ही है। हम अगले वीडियो में पारिवारिक वर्गीकरण के अन्य आधारों की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। धन्यवाद।